एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। 15 पेज की जो ये रिपोर्ट है, इसमें कई सवाल जो हैं वो अभी भी बने हुए हैं। कई विशेषज्ञ इसके मुतल्लिक जो हैं सवाल उठा रहे हैं, कई वेटरन्स भी सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ ऐसे ही वेटरन हैं एयर मार्शल संजीव कपूर, जिनके पास लगभग 40 साल का एक्सपीरियंस है फ्लाइंग का। सर, ये सबसे पहला मेरा यही सवाल है कि ये जो बात कही जा रही है कि जो एयर फ्यूल को कट ऑफ कर दिया गया और एक सेकंड का गैप था जब एयरप्लेन जो था वो हाइट गेन कर रहा था, इसका क्या मतलब है? और क्या ऐसा संभव है? क्या प्लेन में कोई घंटी वंटी नहीं बजती है? इतनी बड़ी एक्शन बिना पायलट के नोटिस के नहीं जा सकता, क्योंकि जहाज़ में सारे वार्निंग सिस्टम्स रहते हैं और धीरे धीरे अब जहाज़ भी कंप्यूटर बनते जा रहे हैं। उसमें हर चीज़ इलेक्ट्रिकल होती जा रही है, उसमें मैकेनिकल चीज़ें कम हो रही हैं, मोटर से ड्रिवन और कंप्यूटर से संचालित सारी चीज़ें आ रही हैं। तो 2018 में FAA ने, जो US की रेगुलेटरी अथॉरिटी है एविएशन की, फेडरल एविएशन अथॉरिटी, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया था बोइंग 787 के लिए कि ये जो फ्यूल कट ऑफ स्विच है 787, कई जहाज़ों की था, उसमें 737 के भी थे मॉडल्स, क्योंकि स्विचेस जनरली सेम ही हैं क्योंकि बोइंग के निर्मित है सारे। तो उन्होंने ये बोला था कि ये स्विच माल फंक्शन कर सकता है। तो आपके व्यूअर्स के लिए ये जो स्विच है हर जगह सोशल मीडिया पे और टीवी पे घूम रहा है, ये इसके अंदर 3 पोजीशन होती है। एक स्प्रिंग लोडेड होता है ये, तो ये गलती से हाथ लगने से कभी बंद नहीं होता। इट हैज़ टू बी डिलिबरेटली पुल्ड आउट फ्रॉम द स्लॉट। स्प्रिंग लोडेड होता है, इसको बाहर खींचना पड़ता है, इसको नीचे करके कैच के अंदर फंसाना पड़ता है। तो इसके अंदर 3 एक्शन होते हैं। तो ये जो निकल के आया था कि 1 सेकंड के अंदर दोनों स्विच बंद कर दिए, ये ह्यूमनली मेरे हिसाब से पॉसिबल। 1 सेकंड तो कुछ भी नहीं होता। अलार्म कुछ बजा होंगे, अलार्म जरूर बजे होंगे। एंड तो ये जो उन्होंने एडवाइजरी दी थी, उसके बाद 2019 में यही दोनों फ्यूल कट ऑफ स्विच 787 में जापान में हुए थे जनवरी 2019 में। तो निप्पॉन एयरवेज का जहाज़ एक लैंडिंग पे उसके दोनों इंजन कट ऑफ हो गए और वो जहाज़ फॉर्चुनेटली रनवे पे था तो रुक गया। एंड उसके बाद इन्होंने जो भी मॉडिफिकेशन की हैं, बट उनका ये कहना है कि पिछले 6-7 साल से जहाज़ उड़ ही रहे थे तो ऐसा क्या हो गया। बट मेरा ये मानना है कि कुछ ना कुछ टेक्निकल या कंप्यूटर बेस्ड एरर हुआ है, सॉफ्टवेयर ड्रिवन। ये या तो वो एक फेडेक होता है जो फुली ऑटोमेटेड होता है। तो इसका सिंपल लैंग्वेज में ये है कि एक मेन कंप्यूटर होता है, उसको जहाज़ के जितने सिस्टम्स हैं वो रिपोर्ट करते हैं। मेरा ये ठीक चल रहा है, एयर प्रेशर ठीक आ रहा है, हाइड्रोलिक प्रेशर ठीक आ रहा है, इंजन प्रेशर ठीक है, एयर कंडीशनिंग ठीक है, इलेक्ट्रिकल ठीक है। ये जो है मेन कंप्यूटर, ये डिसाइड करता है क्या एक्शन करना है और यही पायलट को इन्फॉर्म करता है। ये जो सॉफ्टवेयर ग्लिच बताया जा रहा है, इसमें जो इससे कमांड जाती है फ्यूल वाले को, उसमें पहले भी कई बारी प्रॉब्लम आई थी। ये गलत टाइम पे ये कंप्यूटर उसको बोलता था बंद कर दो। तो ये एक मानना है कि इसने, फेडेक ने उसको बोला फ्यूल कट ऑफ कि तुम बंद हो जाओ, वो दोनों बंद हो गए। और तो हाँ, तो पायलट उड़ा और ये CVR में भी निकल के आया कि उसने पूछा डिड यू क्लोज द थ्रॉटल, आपने बंद किए? उसने बोला नहीं। तो ये एक सरप्राइज था दोनों के लिए मेरी समझ से। एंड उसने मेडे कॉल दी। मेडे कॉल एक बड़ी ग्रेव कॉल होती है जिसमें पायलट को सबसे ज़्यादा खतरा लगता है अपने ऊपर, लाइफ्स के ऊपर, जहाज़ के ऊपर। तो अगर उसने खुद ने बंद किया होता तो मेडे कॉल क्यों देता, जो कि निकल रहे थे। पैनिक में क्यों देगा? पैनिक में देगा क्योंकि उसके दोनों इंजन फेल हो गए। वो उठाई है ज़मीन से, उसके 600 फुट भी हाइट नहीं है, और आपने अगर वीडियो देखा हो तो टेक ऑफ मतलब फुल हाइट से 17 या 18 सेकंड में वो क्रैश भी हो गया। अब उस 18 सेकंड के अंदर, 18 सेकंड है उसके, बस उसने रीलाइट करने की कोशिश की, उसने रैट डिप्लॉय किया है और उसने मेडे कॉल दिया है। एंड एज रिपोर्ट में आ रहा है कि बायां इंजन शायद शुरू होने की उसमें था और दाहिना इंजन नहीं हुआ स्टार्ट, बट इन्होंने कोशिश की है। ये जहाज़ इतना सक्षम है कि वो एक इंजन पे भी उड़ सकता है। मतलब अगर एक इंजन टोटली बंद है, सिर्फ एक इंजन इतना पावरफुल है, ये दुनिया का सबसे पावरफुल इंजन है। तो ये सक्षम है कि एक इंजन पे ही पूरे जहाज़ को ले जाए, चाहे अंडर कैरेज हो चाहे फ्लैप्स हो, इतनी पावर है इसमें। टू से के
बट अगर आपने नोट किया होगा, दुनिया भर में मैक्सिमम एक्सीडेंट्स टेक ऑफ और लैंडिंग फेज पे होते हैं। क्यों होते हैं? ये इसलिए होते हैं कि दोनों फेज़ में जहाज जब टेक ऑफ करता है या जब लैंडिंग के लिए आता है तो उसकी स्पीड सबसे कम होती है, और ये स्पीड स्टॉलिंग स्पीड के पास में होती है। मतलब अगर उस स्पीड से कम हुई तो जहाज कंट्रोल से बाहर हो जाता है। इस स्टेज पे चाहे टेक ऑफ हो चाहे लैंडिंग हो, अगर कुछ भी जहाज में इमरजेंसी आ जाए, चाहे बर्ड हिट हो जाए, चाहे फ्यूल कट ऑफ हो जाए, चाहे इंजन में फायर लग जाए, चाहे कोई भी हो जाए, उस टाइम पे अगर मिस हैंडल हो जाए कंट्रोल या स्पीड ड्रॉप हो जाए या कुछ है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्रैश के। इस केस में भी ऐसा हुआ। उसकी जो 180 स्पीड बता रहे हैं, बस वही 180 नॉट्स थी, एंड फुली लोडेड एयरक्राफ्ट, 110 टन फ्यूल था, 210 टन उसका वेट था, 200-250 पैसेंजर्स हैं उसमें, पूरा लदा हुआ है, लंदन तक जाना है उसको, 10 घंटे की फ़्लाइट है। तो it must be very very difficult in those 17 to 18 seconds for the pilot, and I'm sure they would have done their best. सर, जब आपने ये रिपोर्ट पढ़ी, आपके लिए क्या सबसे अजीब बात थी इस रिपोर्ट में? मैंने आपके ट्वीट्स पढ़े हैं, कई सवाल जो हैं वो आपने उठाए भी हैं। सी, मेरा ये मानना है कि बहुत सारी चीज़ों पे जिस पे कहा जा सकता था नहीं कहा गया। ऑफ कोर्स फाइनल रिपोर्ट आएगी, ऑफ कोर्स फाइनल रिपोर्ट विल बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव, बट जब प्रिलिमिनरी रिपोर्ट निकलती है तो जो फैमिलीज़ हैं, जो लोग नहीं रहे, जो पायलट फ्रेटर्निटी है, जो कॉमन आदमी, जो आप और हम जो ट्रैवल करते हैं, उनके कई सारे जो डाउट्स हैं मन में, वो इस रिपोर्ट से काफ़ी हद तक एलिविएट होते हैं, आंसर किए जाते हैं। तो उस लिहाज से मैंने पाया कि ये रिपोर्ट स्केची थी। इट हैड ओनली फैक्ट्स and there were no conclusions even with the available data drawn in the direction जिसमें रिस्पॉन्स आना चाहिए। जो पायलट बॉडी है ये CVR और FDR के लिए बोल रही है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ये कितनी बात सही है? क्यों उनको लग रहा है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है? अब एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बॉडी के पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, तो उनको टाइम लगेगा उसको प्लॉट करके, उसको सेकंड टू सेकंड बनाते हैं, क्योंकि वो जैसे 1 मिनट 32 सेकंड 22 मिली सेकंड पे ये चीज़ आई, तो अब वो उससे कोलैबोरेट करते हैं कि इस टाइम पे ये सरफेस मूव किया, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग और वैसे रहता है। तो बट जो पायलट बॉडी है उनका ये कहना है कि जो चीज़ें हैं, जैसे कॉकपिट में थर्ड एक कैमरा लगा हुआ है, उसकी फीड जाती है, तो उससे पायलट की हरकत क्यों नहीं कमेंट की गई? या एक और मैं कहीं पढ़ रहा था कल शाम के इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ग्लोबली 8 घंटे से ऊपर जितनी भी होती, ये 10 घंटे की फ़्लाइट थी, उसमें 3 पायलट जाते हैं, तो एयर इंडिया ने और DGCA ने क्यों बंद कर दिया? पहले जाते थे। तो मेरा ये मानना है कि लंबी फ़्लाइट्स के लिए 3 पायलट होना ज़रूरी है, उसके से क्रू बाय रोटेशन रेस्ट कर लेता है, एंड एडिशनल सेट ऑफ आइज़ कॉकपिट में हमेशा हेल्प करती है, क्योंकि एक पायलट आपके पास पीछे बैठा है जो ऑब्ज़र्व कर रहा है दोनों टाइम पे, क्योंकि मेन पायलट बर्ड्स के लिए देख रहा है, और चीज़ दूसरा पायलट स्पीड्स और वो कॉल आउट कर रहा है। एंड इस टाइम पे जहाज़ पूरे जब टेक ऑफ पे होता है तो पूरे की पूरी चीज़ें मैक्सिमम उस पर काम कर रही होती हैं। जो मैक्सिमम थ्रस्ट होती है वो सिर्फ टेक ऑफ के लिए चाहिए होती है, लैंडिंग में फिर भी कम पावर से आते हैं। तो जहाज़ अपनी पूरी पावर से जब काम करता है तो सारे सिस्टम उसमें प्रेशर्स मैक्सिमम जनरेट होते हैं, तो उस टाइम पे अलर्टनेस लेवल काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है कॉकपिट में। तो उस टाइम पे मेरे हिसाब से इनपुट्स मैटर करते हैं। सर, AIB की जो रिपोर्ट है, आपको क्या लगता है जब आपने पढ़ी कि क्या वो इस तरफ इंडिकेशन दे रही है कि कुछ पायलट द्वारा एरर हुई है? जो निकल के आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं ये जा रहा है कि दिशा के पायलट एरर हो सकता है, बट मेरी जो समझ है, एंड हैविंग हैंडल्ड एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन इन एयरफोर्स एंड हेडिंग लॉट ऑफ थिंग्स इन द सर्विस, मुझे मुश्किल लग रहा है कि वो अपने से जानबूझ के वो उसको फ्यूल कट ऑफ करेंगे। तो यही जो पायलट एसोसिएशन का भी यही कहना है कि अगर ऐसा है तो ये सब चीज़ें उसमें आई होंगी FDR में और CVR में, तो उसको क्यों नहीं पब्लिक किया जाए? सर, रिपोर्ट आपको क्या लगता है इस बात को हाईलाइट कर पाई है कि कोई सिस्टमैटिक प्रोसीजरल गैप्स हुए हैं ऑपरेशंस और मेंटेनेंस को लेकर?
सी सर्कुलर जो बीच में निकले हैं, जो 2018 का मैंने आपको बताया, 19 का बताया है, हर चीज़ जनरली शेड्यूल्स होती है। फ्लाइंग में चाहे वो मेंटेनेंस हो, चाहे वो पायलट्स का होता है, उसमें ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया जाता। उसमें ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शन आते हैं एंड जो जो चीज़ होती रहती है उसको टिक करते रहते हैं, तो दैट कवर्स एवरीथिंग। जैसे आप अपनी व्हीकल लेके जाते हैं सर्विसिंग के लिए, तो वो दिमाग नहीं लगाता, उसके पास एक चार्ट रहता है, मुझे को फ़िल्टर साफ़ करना है, मेरे को ये साफ़ करना है, मुझे कार्बोरेटर साफ़ करना है, मेरे को ये क्लीन करना है, मेरे को जैक्स क्लीन करना है, मेरे को व्हील रोटेट करना है, मेरे को बैलेंस। तो सर्विसिंग में जैसा होता है यूं का यूं ही एयरक्राफ्ट सर्विसिंग में भी होता है। तो वो एक चीज़ बनी होती है, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाता कि मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसको कितना घुमाना चाहिए, वो लेट डाउन होता है हर चीज़। तो दैट्स हाउ द एयरक्राफ्ट सर। एंड ये जो डायरेक्शन आती हैं कि कैसे करना है, ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बताते हैं। तो in my opinion, we have one of the finest pilots and one of the finest engineers. There is absolutely no doubt in that. हाँ, मैन्युफैक्चरिंग में कुछ माल फंक्शन हो, सॉफ्टवेयर का कुछ ग्लिच हो, कुछ और चीज़ में गड़बड़ हो, वो होती रहती है जहाज़ में। ऐसा नहीं है कि इमरजेंसीज नहीं होती हैं, बट नहीं होनी चाहिए आगे से, या आगे से हमें और सतर्क रहना चाहिए। दैट शुड बी आवर अप्रोच। जैसे आप बोल रहे हैं मैल फंक्शन, बोइंग को लेकर कई सवाल भी उठते रहे हैं। एक विसल ब्लोअर था, वो भी गायब हो गया, उसके बारे में क्या? ये तो ना सारी दुनिया को पता है कि बोइंग वेंट थ्रू अ वेरी टर्बुलेंट टाइम लास्ट 20 ऑड ईयर्स, व्हेन उन्होंने जब डिसाइड किया कि हम अपनी जो उनकी टॉप बॉडी है जिसमें टेस्ट पायलट्स और फ्लाइट इंजीनियर्स एंड इंजीनियर्स, टेक्निकल लोगों की, एंड दे वर द मैनेजमेंट पीपल, सो दे न्यू how to design also, they knew how to run the mechanics pata tha basically, हाँ, involved in research and new development also, क्योंकि उनको मालूम है कि बट सडनली करीब 20 साल पहले जब इन्होंने मैकडॉनल्ड्स और वो लिया एयरलाइन, सॉरी डगलस एयरलाइंस, तो उस टाइम पे इन्होंने अपनी मैनेजमेंट को MBA और फाइनेंस वालों को दे दिया। सो दे वर सेइंग कि हमें ज़्यादा ग्रोथ करनी चाहिए, हमें ज़्यादा वो करें। तो कहीं ना कहीं मेरी समझ से बोइंग का जो टेक्निकल माइंड था ऑफ इनोवेशन डिज़ाइन, वो पीछे रह गया। और एयरबस, हाँ, आउटसोर्सिंग, कॉस्ट कटिंग। सी, अगर आप अपना घर किसी को आउटसाइडर को दे के तू चलाए, तो बोलेगा जी आप 225 ग्राम चाय पत्ती को यूज़ करते हैं, आप 200 ही कीजिए, है ना। तो अगर 25 ग्राम में चाय पत्ती 1 साल तक सवाऊँ तो आपकी इतनी सेविंग हो जाएगी। तो इस तरह से व्हेन यू रन ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, तो कुछ ऐसा सही हुआ। तो अब उन्होंने अपना जो मेन फोकस था, नई चीज़ों को डेवलप करना, एग्जिस्टिंग चीज़ों को और इम्प्रूव करना, कैसे हम नई तरह के हवाई जहाज बना सकें, कैसे हम जो आने वाली रिक्वायरमेंट्स हैं उसको केटर करें, ये कहीं ना कहीं बोइंग में छूट गया। सर, पायलट्स की अगर हम बात करें, जैसे आप बोल रहे हैं कि आजकल बहुत हेविली डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो ट्रेनिंग के जो बेसिक फैक्टर्स थे वो क्या पायलट्स को नहीं सिखाए जा रहे? आपको याद हो तो कुछ साल पहले एक मूवी भी आई है सली, उसमें आपने देखा होगा कि US में एक जहाज़ उड़ा, उसके दोनों इंजन्स में पक्षी चले गए न्यूयॉर्क में, दोनों इंजन कट हो गए और उस पायलट ने उसको ग्लाइड करके नदी में उतार दिया। ठीक है, सब बच गए। वो एयरफोर्स का पायलट था। थोड़े साल पहले अगर आपने देखा हो, एक और इंसिडेंट हुआ US में, जिसमें एक दरवाज़ा ही उड़ गया, 1-2 लोग उड़ गए, एक लेडी पायलट थी, वो भी एयरफोर्स की थी। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो बेसिक ट्रेनिंग होती है एयरफोर्स में, वो हमारे को जो फ्लाइंग हमने सीखी या जब हमने सिखाई, उसमें बेसिक फ्लाइंग सिखाई जाती है, उसमें हम सिखाते हैं, और हमारी बल्क ऑफ द ट्रेनिंग एक्चुअल जहाज पे होती है, सिमुलेटर पे भी होती है, बट सिविल में बल्क ऑफ द ट्रेनिंग सिमुलेटर पे होती है। अब जब आप असली में उड़ाते हो और उसमें आपको बिना इंजन के ग्लाइड करके लैंड सिखाया जाता है, हमारे को फील से बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, हमारे को जो कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट्स है उस पर फ्लाइंग कराई जाती है, हमारी एबिलिटी जो होती है वो रोज़ उस पर दिया जाता है कि आप इंस्ट्रूमेंट ज़रूर देखिए बट उसको किसी और चीज़ से कोरिलेट कीजिए। मतलब अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 100 जैसे मैं आपको बोलूँ आप अपनी गाड़ी 100 किलोमीटर पर चला रहे हैं, तो आपका गेज 100 दिखा रहा है, बट मैं अगर अपनी कार चला रहा हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा मैं 100 पे हूँ?
वो तब पता चलेगा जब मेरे साथ की चीज़ें बहुत फास्ट जा रही हैं। तो ये जो कोरिलेशन होता है ये बहुत ज़रूरी होता है पायलट के लिए। तो अगर मैं देख के चलूँ कि 100 ही दिखा रहा है बट वो गेज गलत दिखा भी तो सकता है, तो ऐसे होता है आजकल। तो रियल मतलब जो एक्सपीरियंस है वो हाँ, वो बहुत मेरे हिसाब से ज़रूरी है कि आप हर चीज़ को, टेक्नोलॉजी को कोरिलेट रहें, ज़रूर हम मदद लें, बट आपकी अपनी मेंटल क्षमता भी होनी चाहिए कि ये ठीक बता रहा है कि नहीं बता रहा। सर बिल्कुल सर, एक और जो सवाल उठ रहा है जैसे मैल फंक्शन को लेकर, ये भी कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं वो सामने आ रही हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि कुछ डेटा जो है वो मिसिंग हो गया है और जिससे कुछ डिसाइफर होना था या नहीं होना था, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, आई एम इन नो पोजीशन एंड लेकिन फ्लाइट डेटा, ये जो इस तरह का डेटा होता है, ये कहीं रिकॉर्ड दर्ज तो होता होगा। तो डाटा तो हमारे देश में ये बाहर गए ही नहीं है कुछ भी। तो बोइंग के पास नहीं, भारत में ही हुआ है, भारत ने अपनी लैब में किया। तो दैट इज व्हाट वाज कवर्ड बाय द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। आखिरी में सर यही सवाल रहेगा कि भारत सरकार को किस तरह से लोगों को भरोसा दिलाना चाहिए कि जो ये इन्वेस्टिगेशंस हैं फेयर हो रही हैं और लोगों के हित में हो रही हैं, ताकि इस तरह के हादसे जो आगे ना हो। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मुझे याद है जब MH370 का क्रैश हुआ था मलेशिया में, तो उस टाइम पे जब सर्च और ये चल रही थी एंड जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो एविएशन मिनिस्टर, एविएशन सेक्रेटरी, उनके रेगुलेटर, मलेशियन एयरलाइंस के बॉस, उनके टेक्निकल हेड, पायलट के हेड, सब स्टेज पे थे। और जो फैमिलीज थी, जो आम जनता थी, मीडिया था, उनके आंसर्स दिए उन्होंने खड़े होके कि तो इस तरह का कुछ होना चाहिए मेरे हिसाब से प्रीलिम। और पायलट, हाँ, और पायलट गिल्ड होनी चाहिए। और जो भी जनता सवाल उठा रही है, मेरे हिसाब से द रेगुलेटरी बॉडी शुड आंसर दोज क्वेश्चंस। द पायलट एसोसिएशन शुड बी अलाउड टू मीट विद द एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटिंग पीपल, एंड जो इनके डाउट्स और फियर्स हैं दे शुड बी, बिकॉज अभी फाइनल रिपोर्ट आई नहीं है, सो दिट हैज़ टू बी डन इन ए वेरी ट्रांसपेरेंट मैनर। दैट इज़ माई। सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे आसान शब्दों में हमें समझाया कि तकनीकी पहलू क्या रहे होंगे इस क्रैश के। शुक्रिया।